हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर के दो वीडियोस मैं बनाऊंगी, जिसके अंदर ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम अकरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझेंगे। हम ये समझेंगे कि मेटल्स किस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर आप बैक क्लास 9th में जाएं, वहां पे हमने एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझी थी। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस के एटम्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आयरन आयरन एक एलिमेंट है, क्योंकि आयरन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो सिर्फ आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, तो वो प्योर सब्सटेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड एज एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स हैं, नेचर में 120 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 120 एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हैं। ये जो 120 एलिमेंट्स हैं, आप इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव आर द मेटल्स, देन वी हैव नॉन मेटल्स, एंड द लास्ट वन वी हैव मेटलॉइड्स। इसके बारे में भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एक क्विक मैं आपको बता देती हूँ। मेटल्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्नोरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। नॉन मेटल्स इसका ऑपोजिट होता है सब में। और मेटलॉइड्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मेटलॉइड्स के अंदर होती हैं। सो ये मिडवे प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। मेटल्स के एग्जांपल्स जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया आपके पास, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, पोटाशियम हो गया, ये सब आपके मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो रहते हैं ये जैसे कि आपके पास ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल जैसे कि सिलिकन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये इस तरीके से आपके ये सब एग्जांपल्स मेटलॉइड्स के हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। सबसे पहले जो मेटल्स हैं, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो आपको तीनों स्टेट्स में मिलेंगे। आपको सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगे, आपको लिक्विड स्टेट में भी मिलेंगे, और आपको गैसियस स्टेट में भी मिलेंगे। आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स के बारे में हम जानते हैं उसमें से 10 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 11 ऐसे नॉन मेटल हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एंड दैट वन इज योर ब्रोमीन एटम। ओके, नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है लस्ट्रस। आपके जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस हैं, मतलब उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनी है। बट जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्ट्रस हैं। आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक डल अपीयरेंस होती है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सी है? एक्सेप्शन है आयोडीन। तो देखिए, अब इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज आप सब जानते हैं, 8th में पढ़ी हैं हमने ऑलरेडी, वी आर अवेयर ऑफ दैट। एक्सेप्शंस याद करना इंपॉर्टेंट है इस टेबल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपके जो मेटल्स हैं वो बेसिकली हार्ड होते हैं। इन हार्ड मेटल्स में अगर मैं सबसे हार्डेस्ट मेटल की बात करूं, जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल है वो होता है क्रोमियम। और इसमें एक एक्सेप्शन, एक नहीं दो एक्सेप्शन है। ऐसे मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अगर ये हार्ड है तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन की एक फॉर्म है, और कार्बन क्योंकि एक नॉन मेटल है इसलिए जो डायमंड है ये एक एक्सेप्शन बन गया आपके नॉन मेटल्स के सॉफ्टनेस के लिए, बिकॉज दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबल। मेलिएबल मतलब आप मेटल्स को थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, आप इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये नॉन मेलिएबल होते हैं। ब्रिटल वर्ड का मतलब है अगर आप इसको हैमर करेंगे इसको शीट में कन्वर्ट करने के लिए, ये शीट में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि इसका चूरा हो जाएगा एकदम से। सो दिस मीन्स दैट दे आर ब्रिटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टाइल मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल हैं, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो अभी हमने बात करी वो ब्रिटल है। डक्टाइल होता है जब आप थिन वायर्स में कन्वर्जन कर सकते हैं मेटल्स की। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है, आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स। अब कंडक्टर्स के अंदर दो चीजों की कंडक्टिविटी हम देखते हैं, हीट की एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, आपका जो ए यू है, दैट इज सॉरी ए जी जो है, जो आपका सिल्वर मेटल होता है, ये आपका सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से ये सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल्स होते हैं वो आपके इससे बनाए जाते हैं सिल्वर का यूज करके। बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है इसलिए हम इसको नॉर्मल हाउस की वायरिंग में यूज नहीं करते हैं। इसके ऑपोजिट नॉन मेटल्स जो हैं ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बट यहाँ पे अगेन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक और एलोट्रोप है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, ये आपके हाई डेंसिटी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं तो इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम से हमको डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, बट इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्नोरस, ROUS। तो स्नोरस मींस जब आपके जो मेटल्स हैं, आप अगर उसके ऊपर हैमर करें या किसी स्टिक से मारेंगे तो आपको एक रिंगिंग साउंड सुनाई देगी, तो मेटल्स स्नोरस होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन स्नोरस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हमने यहाँ पे इस चैप्टर में मेटल्स की प्रॉपर्टी समझनी है कि किस तरीके से वो दूसरी चीजों के साथ कंबाइन करके हमें क्या रिजल्ट्स देते हैं। फर्स्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे कि क्या मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, मेटल्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं, और मेटल्स जब किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं उस केस के अंदर वो क्या देते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, बट इसको स्टडी करने से पहले हम एक छोटी सी चीज जो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसको एक बार देख लेते हैं। इसकी एक सीरीज है, मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो इस टेबल के टॉप पोजीशन पे मिलेंगे आपको। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नेचर में दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते या बहुत लो रिएक्शन शो करते हैं, तो वो आपको इस सीरीज में नीचे की तरफ मिलेंगे। ठीक है, तो इसे याद करने का एक छोटा सा वे है, जैसे K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, केदार नाथ कचालू, मूंग आलू, जरा फीके से पकाता है। ठीक है, इस मैनेमोनिक्स को याद करके यू कैन जस्ट रिमेंबर कि किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो नीचे की तरफ को डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप फिर समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होंगे वो बहुत अच्छी रिएक्टिविटी शो करेंगे, कुछ जो बीच के मेटल्स हैं वो थोड़ी सी लो, थोड़ी मीडियम रिएक्टिविटी शो करेंगे, और जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये जनरली रिएक्ट करना पसंद नहीं करते दूसरे किसी भी चीज के साथ। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, पहले समझते हैं रिएक्शन ऑफ एयर, रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन। हमारे एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट रहता है। अब जब ये मेटल्स आपकी ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करती है, बेसिकली जब आप इसे खुले में बर्न करते हैं, ये उस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो आपके पास बनेगा मेटल ऑक्साइड। इवन अगर आप बर्न नहीं भी कर रहे, आपके जैसे आयरन की हम बात करते हैं, आयरन एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको रस्टिंग हो जाती है। तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट है, वो मेटल ऑक्साइड जो है वो हमारे पास बन जाती है। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अब हमारी क्लास 9th की यूज होगी जब हम मेटल ऑक्साइड के फॉर्मूलाज को जनरेट करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपका ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है O2 नेगेटिव, तो जब आप क्रॉस ओवर करेंगे वैलेंसीज को तो
ऑक्सीजन के लिए हम 2 वैलेंसी जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कॉपर सपोज आपने लिया, कॉपर को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो ये बनेगा CuO। अब ये CuO कैसे बना, Cu वैलेंसी इज 2 ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया वैलेंसी 2 होती है, आप इसे क्रॉस करेंगे, ये कट के 1 1 हो गया, इस वजह से इसका फॉर्मूला बना CuO, तो आपके पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड। अब क्योंकि कॉपर एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसके ब्रैकेट में आपको रोमन्स में इसकी वैलेंसी बतानी होती है, क्योंकि कॉपर डिफरेंट वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड जो है वो आपके पास जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड दे देता है, ठीक है। और डिटेल में हमें इसको थोड़ा सा समझना है। अभी हमने बात करी कि जो मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं, वो जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, इसमें मैं एक एडिशनल बात आपको बता रही हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिकली बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि जब आप इन्हें पानी के अंदर रिएक्ट करेंगे, इन ऑक्साइड्स को जब पानी के अंदर रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बेस फॉर्म होगा, तो इनका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। पर हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक वर्ड का ये मतलब होता है कि आपके जो ऑक्साइड्स जनरेट हो रहे हैं, अभी हमने बात करी मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब है वो बेसिक भी होंगे और उसके साथ साथ वो एसिडिक भी होंगे, डिपेंडिंग कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ नेचर शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट टेकन, ऐसे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जिंक का है एंड सेकंड एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम का है, ठीक है। इसे समझते हैं कि किस तरीके से जिंक एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जिंक का ऑक्साइड ले लेना है। जिंक ऑक्साइड कैसे बना होगा, Zn+O2 जिंक ऑक्साइड बना होगा, ठीक है। आपने जो ये जिंक ऑक्साइड लिया है, इसे सबसे पहले एक एसिड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं। हम HCl ले लेते हैं, आप H2SO4 HNO3 कुछ भी, कोई भी एसिड ले लीजिए। अब इससे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास जनरेट होगा ZnCl2 और यहां से ये H और O मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। आप इसे बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया जिंक क्लोराइड एंड वाटर। दूसरा है, अगर आप इस जिंक ऑक्साइड को, अब इसको बेस के साथ रिएक्ट करिए, बेस इज योर NaOH, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करने पे आपको मिलेगा Na2ZnO2 एंड वाटर। ये जो आपके पास यहाँ पे Na2ZnO2 बना, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, और ZnCl2 हमें पता है जिंक क्लोराइड इसका नाम रहता है, ओके। अब जब ये ZnO हमने लिया, इसको हमने एक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, हमें मिला सॉल्ट एंड वाटर। चैप्टर 2 याद करिए, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट वाज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने सॉल्ट एंड वाटर दिया, इसका मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, जिंक ऑक्साइड का जो नेचर हुआ वो एक बेसिक नेचर हुआ, यहाँ पे इसने एज अ बेस एक्ट किया। बट सेकेंड रिएक्शन में जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट किया, अगेन इसने सॉल्ट एंड वाटर का प्रोडक्शन किया। मतलब इस केस के अंदर इसने कैसे एक्ट किया, इसने यहाँ पे एज एन एसिड एक्ट किया। तो वही ZnO है, बट एक बार वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एक बार वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, और दोनों ही बार में वो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया यहाँ पे, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। हेंस ZnO इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एक सेकंड एग्जांपल और है जो मैंने अभी आपको बताया कि एल्यूमिनियम भी एक एग्जांपल है, इसके भी रिएक्शन देख लीजिए। अगर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दैट इज Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, इसको चेक कर लीजिए कैसे बनेगा, Al एंड O, Al की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, आप इसे क्रॉस करेंगे आपके पास बनेगा Al2O3। तो Al2O3 ने को एक बार आप HCl के साथ रिएक्ट करवा लो, Al2O3 को एक बार आप NaOH के साथ रिएक्ट करवा लो। अगेन इस केस में आपको सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। अगेन ये बात प्रूव हो जाएगी कि Al2O3 एसिड की तरह भी एक्ट करता है जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और एज एन बेस रिएक्ट करेगा जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें क्या रिजल्ट बनेगा, एक तो इसमें AlCl3
प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी आपकी और यहाँ 6 आ जाएगा। जब इसने NaOH के साथ रिएक्ट करा, ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा अब, जिसका फॉर्मूला है NaAlO2 एंड वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब यहां पे जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो मतलब यहाँ ये एसिडिक नेचर का है, जब इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया मतलब यहाँ ये बेसिक नेचर का है। तो क्योंकि अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, दोनों बिहेवियर शो कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि आप प्रूव कर व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाउ कैन यू प्रूव या गिव एग्जाम्पल कि एल्यूमिनियम या फिर जिंक में से कोई एक आपको एग्जाम्पल दे दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि रिएक्शन करके बताओ कि कैसे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए दोनों केसेस के। अब हम ये समझ लेते हैं कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्ट करते हैं तो ये किस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है एक्टिविटी सीरीज है, कुछ मेटल्स बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल्स रिएक्ट करने के लिए कुछ टाइम लेंगे, मींस हमें उनको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और कुछ जो है वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं क्योंकि वो बहुत लो लेवल पे लाई कर रहे हैं आपकी एक्टिविटी सीरीज में। तो जो ये फर्स्ट टाइप का रिएक्शन शो करते हैं वो है विग्रस रिएक्शन। विग्रस रिएक्शन मतलब एक वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे ही वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्सीजन के रिएक्शन में आएगा वो क्या करेगा, एकदम से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि आपके सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत विग्रस रिएक्शन शो करते हैं। इसी वजह से इन्हें हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके they catch fire, so that is why they are stored in the kerosene oil. Again your 1 marker question. अब दूसरे टाइप का रिएक्शन देखते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो विग्रस रिएक्शन शो नहीं कर रहे, मतलब वो खुद से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अगर वो खुद से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें अपनी तरफ से हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है उन्हें रिएक्ट करवाने के लिए। तो द सेकेंड कैटेगरी इज, आपको जो रिएक्शन करना है, रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जब आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड करते हैं ये रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड योर लेड, ये एग्जांपल्स हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करते हैं। वायलेंट रिएक्शन नहीं है, आग नहीं पकड़ते, बट रिएक्ट कर जाते हैं आराम से। थर्ड टाइप है हमारे पास आपका कॉपर का एक केस है बेसिकली। अब कॉपर जो मेटल है ना, कॉपर डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर आयरन के साथ रिएक्ट करता है कॉपर ब्लिस्टर्स की फॉर्म में। तो ये ब्लिस्टर्स की फॉर्म में आपका इसके साथ रिएक्ट करता है, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है ये इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है, बर्न नहीं करेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ, बट ये एक लेयर, एक कोटिंग बन जाएगी इसकी जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट जो मेटल के बारे में हमें समझना है वो है आपका आयरन मेटल। अब आयरन भी मेटालिक फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता, आयरन आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है ये भी आग नहीं पकड़ता, ये रेड हॉट आयरन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी हमें ये पता है कि ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो वेरी लो सीरीज में लाई करते हैं, तो आप कह सकते हो डू नॉट रिएक्ट वाले भी कुछ केसेस हैं हमारे पास, जैसे कि आपका सिल्वर, आपका गोल्ड, प्लैटिनम, ये आपके नॉन रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब हमने इन सब रिएक्शंस की रिएक्शंस देखने हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको केमिकल रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि ऐसे मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, आग पकड़ लेते हैं जो, तो उसमें पोटेशियम और कैल्शियम एग्जांपल है। ऑल्सो इसके अंदर कैल्शियम भी एक है जो आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट कर जाता है। तो इसके रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सोडियम, सोडियम प्लस O2। अब मेटल प्लस O2 बनाता है मेटल का ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, Na2O। Na2O फॉर्मूला कैसे बना, Na की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे तो बनेगा Na2O। तो ये बन गया सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है, नाम लिखने बहुत जरूरी है, बैलेंस करना बहुत जरूरी है।
ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए यहाँ एक 2 लगाएंगे। अब सोडियम 4 हो गए, इसलिए यहाँ पे एक 4 लग जाएगा। ये जो सोडियम का ऑक्साइड बनता है ये आपका गोल्डन येलो कलर की फ्लेम के साथ बर्न होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख पा रहे होंगे जो मैंने साइड में अटैच करी है। तो ये आपका गोल्डन येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, सेकंड पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम होता है के को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। ये बेसिक रिएक्शन है, आपको इसको याद रखना है। मेटल ऑक्साइड अब पोटेशियम का ऑक्साइड बना, के एंड ओ, के की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस करेंगे तो बनेगा K2O। तो ये हो गया आपका पोटेशियम ऑक्साइड। नाम लिखना बहुत जरूरी है। इसका जो फ्लेम का कलर होता है ये ऐसा पर्पल कलर का फ्लेम होता है, इस कलर को लाइलैक बोलते हैं। तो ये लाइलैक कलर का फ्लेम आपको देता है। बैलेंसिंग नहीं है इस रिएक्शन की, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे आप एक 2 लगाएंगे और उस वजह से यहाँ पे 4K आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन एक कैल्शियम का भी देख लेते हैं। जैसे कि आप इस कलर को देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक ब्रिक रेड कलर जो है वो आ रहा है, ये आपका कैल्शियम की बर्निंग का कलर है। तो कैल्शियम प्लस O2, ऑल्दो ये कैल्शियम के साथ वाला जो रिएक्शन है ये बहुत विग्रस नहीं होता है, आग नहीं पकड़ता एकदम से, बट यस आप थोड़ा सा अगर इसे प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग देंगे या थोड़ी देर इसे टेम्परेचर के अंदर रखेंगे ये जलने लग जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम की भी 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से फॉर्मूला CaO हमारे पास बन जाता है। नाम लिखना बहुत जरूरी है, कैल्शियम ऑक्साइड। इवन अगर आप इनकी स्टेट्स याद कर सकते हैं, जो ब्रैकेट में हम इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखते हैं, अगर आप वो भी याद कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट एंड राइट दैट ऑल्सो इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये इस कलर की फ्लेम, किस कलर की फ्लेम आई आपके पास, ये ब्रिक रेड कलर की जो फ्लेम है वो आपको प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसके अंदर सेकंड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी वो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। हम अपनी तरफ से हीट दे रहे हैं ताकि वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके। तो इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। इसमें मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे O2 के साथ, आपको क्या मिलेगा, आपको MgO मिलेगा। MgO क्यों मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, ये कैंसल आउट होगा, 1 1 होगा, क्रॉस करेंगे MgO मिल जाएगा। तो आपको मिल गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसका जो कलर है ये आपका वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल गया। सिमिलरली जिंक, एल्यूमिनियम, आप इनके भी रिएक्शन करवा सकते हो। Zn को O के साथ रिएक्ट करोगे आपको ZnO मिलेगा। आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे आपको Al2O3 मिलेगा। मीनवाइल आप इनकी बैलेंसिंग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, जिंक 2 हो गए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम की भी हमने बैलेंस नहीं की थी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। एल्यूमिनियम में 2 ऑक्सीजन इधर है बट 3 यहाँ पे हैं, तो आप इधर 3 लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा ताकि आपके ऑक्सीजन 6 हो जाए। अब इसकी वजह से एल्यूमिनियम 4 हो गए, इसलिए यहाँ पे आपको 4 लगा देना है। नाम लिख लीजिएगा, इस तरीके से ये आपके सब रिएक्शंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। जब आपने जो हीटिंग है, अब आप काफी लंबे समय तक उस हीटिंग को करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करेंगे। इसमें मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। कॉपर, एक तो कॉपर की फॉर्म में, इससे डायरेक्ट कॉपर के ब्लॉक की तरह आप उसे हीट नहीं कर सकते, कॉपर ब्लिस्टर्स चाहिए होते हैं उसके लिए, और आयरन, आयरन फिलिंग्स के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं। तो जब आप कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको बन रहा है कॉपर का ऑक्साइड, दैट इज CuO। अब कॉपर क्योंकि यहाँ पे 2 वैलेंसी वाला यूज हुआ है इसलिए आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कॉपर 2 ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका आयरन है। आयरन जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ये बनाता है Fe3O4। अब ये Fe3O4 कैसे बनता है, इसका नाम है आयरन 2,3 ऑक्साइड। ये आयरन 2,3 ऑक्साइड बेसिकली कैसे बनता है, Fe जब O के साथ मिलता है, आयरन 2 कैटेगरीज में एग्जिस्ट कर सकता है, Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो ये FeO बनाता है, उसके साथ साथ ये Fe2O3 बनाता है।
ठीक है। जब इसने FeO बनाया है मतलब यहाँ पे आयरन 2 वैलेंसी वाला यूज हुआ है। जब इसने Fe2O3 वाला बनाया है इसका मतलब यहाँ पे ये फेरिक फॉर्म में यूज हुआ है आयरन, दैट इज Fe3 पॉजिटिव वाली वैलेंसी में। आप इन्हें कंबाइन करिए, कितने आयरन हुए आपके पास, 1 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, ये बना Fe3। और ऑक्सीजन कितने हुए, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये बना O4। इस वजह से ये बना Fe3O4। अब क्योंकि ये Fe2 और Fe3 को मिलके बना, इस वजह से इसका नाम आयरन 2,3 ऑक्साइड होगा। ठीक है। सिमिलरली आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं, 4 ऑक्सीजन हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, आयरन यहाँ पे आपके पास 3 है तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। ठीक है। कॉपर की भी एक बार बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 आएगा, कॉपर इसकी वजह से 2 हो गए तो यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा। तो ये आपके रिएक्शन हो गए। अब फोर्थ कैटेगरी थी ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आप गोल्ड या आयरन, जो लो रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले आपके एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, उस केस के अंदर आपके पास नो रिएक्शन होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ये प्रोसीड नहीं होगा रिएक्शन। ठीक है। तो इससे अब हम सारे इसका समेशन कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर है मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जो वो रिएक्टिविटी शो करता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करते हैं, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम वाली कैटेगरी हो गई, फिर आपका आता है मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर। उसके बाद वाले रिएक्ट नहीं करते। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जिसके अंदर अब आपके जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब जब आपके मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है। ठीक है। या फिर अब इसको हम फर्दर लेके जाएंगे रिएक्शन को, ये जो मेटल का ऑक्साइड बना ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपने 1 बूंद या 2 बूंद पानी डाला, आपने तो अबंडेंस में पानी डाला है। तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बना लेगा पानी के साथ और फिर वो उस वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और ये बना के देगा आपको मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये आपका बेसिक रिएक्शन है। तो आप ये ध्यान रखिए कि मेटल प्लस वाटर, इसने आपको बनाया मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दी, फिर ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, इसने बनाया मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस कुछ नहीं, सिर्फ मेटल का हाइड्रोक्साइड। इसमें भी MOH भी हो सकता है, MOH2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग की मेटल की क्या वैलेंसी है। ठीक है। अब इसमें इसके टाइप्स देख लेते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होता है मेटल का वाटर के साथ। जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था, कुछ रिएक्शन वायलेंट थे, कुछ रिएक्शन हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वाटर के साथ हम डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तो पहली कैटेगरी है जब आपका वायलेंट रिएक्शन होता है। वायलेंट रिएक्शन वाले फिर से वही सेम है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि वो जैसे ही पानी और हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो आग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल अगेन वी हैव द सेम एग्जांपल, पोटेशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि ये कैच कर लेंगे फायर, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। सेकेंड कैटेगरी आती है आपके पास जब मेटल्स ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो जो ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो थोड़े अच्छे रिएक्टिविटी ऑर्डर के हैं, जो थोड़े ऊपर लाई कर रहे हैं सीरीज के अंदर, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप कैल्शियम ले सकते हैं। फिर आपके पास एक कैटेगरी आती है कि कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करते, पर अगर आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर दें, वाटर को हॉट कर दें, तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट कैटेगरी है, अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो ना ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, ना आपने पानी गर्म करा तो रिएक्ट कर रहे हैं, बट अगर आपने उस वाटर को हीट करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया है तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो अब स्टीम वाली कैटेगरी में आता है आपका एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। एंड लास्ट कैटेगरी जो रिएक्ट करते ही नहीं पानी के साथ, तो इसके अंदर आ जाएगा डू नॉट रिएक्ट वाले कैटेगरी। अब ये वो मेटल्स होंगे जो आपके ज्वेलरी बनाने में काम आते होंगे, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वरना हम हाथ पांव कैसे धुलते, सब बह जाता, ठीक है, नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा। इसलिए AG AU ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट
नहीं करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि वाटर के साथ 5 कैटेगरीज हैं। अब इनके रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड्स डायरेक्ट बना रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, या कहीं कहीं रिएक्शन बीच में रुक जा रहा है, ये हमें स्टडी करना है अब इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन है वो आपका है वायलेंट रिएक्शन वाला। ठंडे पानी के साथ ही वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि ये आग पकड़ लेंगे अब, ठीक है। तो क्या होगा अगर पोटेशियम को आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको मेटल ऑक्साइड वाली स्टेट अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बहुत तेजी से हाइड्रोक्साइड वाली स्टेट में डलेंगे, क्योंकि ये एक विग्रस रिएक्शन है। तो आपके पास डायरेक्ट KOH बनेगा और आपकी इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और इसके साथ साथ आपके पास हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कैसे बना? OH हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। K का 19 नंबर है, उसकी भी वैलेंसी 1 है। क्रॉस करेंगे तो आपके पास KOH बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ ट्वाइस नहीं है OH का, यहाँ पे सिर्फ OH है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सोडियम। सोडियम भी सेम रिएक्शन, अगर आप वाटर के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, ये क्या करेगा? सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगेन फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये ऑक्साइड वाली स्टेट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि विग्रस रिएक्शन है, फटाफट हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो Na की भी 1 वैलेंसी होती है, OH की भी 1 होती है, इसलिए NaOH बन गया। फिर आपका हाइड्रोजन रिलीज हो गई, और इसके साथ साथ क्योंकि ये आग पकड़ लेता है, तो ये यहाँ पे हीट एनर्जी भी जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। आप इसे बैलेंस करेंगे, आपके पास यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है। आगे चलेंगे, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। पिछला वाला रिएक्शन भी कोल्ड वाटर से था, बट वो विग्रस था। अब जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर से तो होगा, बट ये विग्रस नहीं होगा, आराम से होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका रिएक्शन है कैल्शियम का। कैल्शियम बेसिकली जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा CaOH ट्वाइस। जब भी यहाँ पे पॉली एटम्स होते हैं और कोई नंबर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और H से भी हो रहा है, इस वजह से ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बनेगा CaOH ट्वाइस, प्लस इसके साथ कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली जब बनता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने जब पानी के साथ रिएक्ट करा, ये बनते ही ऊपर आ जाता है और ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। ये आपका पानी के ऊपर फ्लोट करता है, और हाइड्रोजन के जो हैं ये आपको बबल्स दिखेंगे उससे बाहर निकलते हुए। तो फ्लोटिंग का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। हल्का होता है बहुत ज्यादा, ये ऊपर आ जाता है, इनसॉल्युबल है इसके अंदर, और ये पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब आपके ठंडे पानी से रिएक्शन होना बंद हो गया, अब लेंगे हॉट वाटर। हॉट वाटर का एग्जांपल है मैग्नीशियम। सिमिलरली जब अब मैग्नीशियम आपका वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, इसने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है, इसलिए MgOH ट्वाइस बनेगा। इसके साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये फ्लोट होके ऊपर आ जाती है, और जो हाइड्रोजन गैस के हैं वो बबल्स जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और ये बबल्स जो हैं ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ही स्टिक हो जाते हैं, तो ये बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं बबल्स। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ वाटर विद स्टीम। हॉट वाटर से नहीं हो रहा अब रिएक्शन, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे जिसमें हम स्टीम के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। जिंक का रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले Zn ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा, आपको अब यहाँ पे, क्योंकि अब ये स्टीम, अब ये स्लो वाले हो गए, कम रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले हो गए, तो अब ये डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये पहले ऑक्साइड स्टेट में जाएगा, और ये कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट करेगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड हमें यहाँ पे बना, इसे आप फर्दर अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बहुत देर तक आप इसको पानी में छोड़े रखेंगे, तो जिंक का हाइड्रोक्साइड बनेगा, अदरवाइज जिंक ऑक्साइड पे ही ये रिएक्शन रुक जाएगी।
नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की अगर हमने बात करी तो एल्यूमिनियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो इसने भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो गई। और थर्ड रिएक्शन है आपका आयरन का। आयरन भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा Fe3O4। प्रोलॉन्ग्ड समय लगा ना बहुत ज्यादा इसको करने के लिए, सिर्फ Fe2O3 या FeO नहीं बनेगा, दोनों ऑक्साइड्स कंबाइन हो जाएंगे और Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, इसके बैलेंसिंग के अंदर जो जिंक वाला है ये एक बैलेंस रिएक्शन है। एल्यूमिनियम वाला को हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। आयरन को वाले को भी हमें करना पड़ेगा बैलेंस, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शन थे जिसके अंदर आपकी स्टीम के साथ जो था वो रिएक्शन अकर हुआ। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आयरन के साथ हमने रिएक्शन यहाँ पे किया है, ये नॉर्मल आयरन जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर जो ग्रिल लगी है या जो स्टेयर केस पे ग्रिल है, आप अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे वो एकदम से पानी से तो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। ऑब्वियसली हम धुलाई करते हैं घर की, तो चीज आयरन की चीजें पानी के साथ जनरल रिएक्शन शो नहीं करती हैं। पर अगर आप इस आयरन को रेड हॉट करेंगे, फिर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आयरन का जो है ऑक्साइड Fe3O4 आयरन 2,3 ऑक्साइड जो है वो जनरेट आपको होके मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्योंकि अब हमने सब पढ़ लिया, अब आप इसको एक ऑर्डर के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे भी ऑर्डर सेम आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम है। Na, then Mg, then Al, then zinc, then your iron and then your copper। ठीक है, थर्ड रिएक्शन नाउ, मेटल्स को अब आपको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है। अब एसिड से क्या मिलता है, एसिड से आपको H पॉजिटिव आयन मिलता है। तो हमें अब ये चेक करना है कि ये किस तरीके से आपके एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्शंस को शो करेंगे। मेटल्स आपके जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपके पास सॉल्ट्स देते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल का ही सॉल्ट होगा, प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का रिलीज आउट होता है। ठीक है, डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्ट बन रहा है, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, ये डिपेंड करेगा हम एसिड कौन सा ले रहे हैं। अगर आप HCl लेंगे तो इससे आपको Cl मिलेगा, तो क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा। अगर आप H2SO4 लेंगे आपके पास सल्फेट के सॉल्ट्स आएंगे। अगर आप नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेट्स के सॉल्ट्स आएंगे। तो डिपेंड करेगा एसिड क्या लिया है, उसके बेसिस पे आपको उस मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कैटेगरी समझिए। ये आपका जो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है वो अगेन वायलेंट रिएक्शन है। वायलेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वही सेम स्टोरी है आपके पास। जो आपके ज्यादा रिएक्टिव वाले हैं वो वायलेंट रिएक्शन देंगे। फिर आपके पास सेकंड कैटेगरी आती है जो लेस रैपिड रिएक्शन देंगे, मतलब थोड़े से आराम से रिएक्ट करेंगे। इसमें आपका जिंक एंड एल्यूमिनियम आ जाएगा। फिर आपकी एक कैटेगरी है, कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो स्लो रिएक्शन जो आपके देंगे, इसमें आता है आपका आयरन। जैसे कि इसमें मैं आपको जैसे बताऊं, आयरन जो है एसिड रेन अकर होती है, तो एकदम से तो एसिड रेन के साथ रिएक्ट नहीं होता। जब बहुत समय तक एसिड रेन होती रहती है, बहुत बार उसके कांटेक्ट में आता है एसिड के, तो उसको कोरोजन होना शुरू होता है। और लास्ट कैटेगरी है जो आपका डू नॉट रिएक्ट वाली कैटेगरी है। अगेन इसमें वही सेम आपका Ag, Au, बट इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक कॉपर भी इंक्लूड हो जाता है। कॉपर भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए इसके अंदर, वायलेंट रिएक्शन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसमें किसी एक का करके देख लेते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम का करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम अगर एसिड में, यहाँ HCl ले रही हूँ, ठीक है, HCl के साथ अगर आपने रिएक्ट किया, आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम का क्लोराइड। ये जो वाटर है, HCl है, HCl का H जो है वो H2 गैस बन के निकल जाएगा। अब बच क्या क्या गया, Mg और Cl बच गया। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, आप क्रॉस करेंगे आपको मिलेगा MgCl2। फाइन। लेस रैपिड रिएक्शन के अंदर जिंक, एल्यूमिनियम, इसमें से हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपको देगा एल्यूमिनियम का
क्लोराइड AlCl3, और ये जो हाइड्रोजन है ये एज H2 गैस की तरह रिलीज आउट हो जाएगा। आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम वाला यहाँ पे 2 आएगा बैलेंसिंग के लिए, और यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा यहाँ, और यहाँ 3 आएगा। ये आपका बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्लो रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको आयरन का केस बताया। अब आयरन जब HCl के साथ कंबाइन करता है तो अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगी, FeCl के साथ आयरन की क्लोराइड बना लेगी, तो ये FeCl3 बन के फेरिक क्लोराइड, 3 वैलेंसी वाली आयरन यहाँ यूज हुई है, तो फेरिक 2 वाली होती तो फेरस फेरस क्लोराइड होता, FeCl2, ये फेरिक क्लोराइड है तो FeCl3, तो ये हो जाएगी फेरिक क्लोराइड, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। एंड लास्ट आपका है जो रिएक्ट नहीं कर रहा, दैट इज कॉपर। कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन अकर नहीं होगा। आयरन वाली रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2HCl लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिएक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर, इसके अंदर एसिड का ऑर्डर के लिए सेम वही स्टोरी है, Na सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, योर आयरन, एंड लास्ट वन इज योर कॉपर। आप चाहें तो यहाँ सारे मेटल्स भी लगा सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब इसके अंदर इस बात को समझिए कि अगर आपका एक मेटल है, मेटल नंबर 1 और मेटल नंबर A, और मेटल B जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये है आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B। तो अब आप चैप्टर 1 याद करिए, चैप्टर 1 में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हो जाएगा। मेटल A मेटल B को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आपके पास बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A, और मेटल B जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो अकर हो जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम मेटल लेते हैं अपना लाइक कॉपर, आप इसको रिएक्ट कर लीजिए AgNO3 से। अब कॉपर Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आपको दे देगा कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, एंड ये जो Ag है ये रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गया। अब अगर आप कॉपर को HCl के साथ मान लीजिए रिएक्ट करेंगे, तो कॉपर हाइड्रोजन से अब कम रिएक्टिव है, ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो रिएक्शन। ये सेम स्टोरी है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है, रेपिटिशन है ये इस रिएक्शन का। फाइन, आगे समझते हैं नेक्स्ट स्टोरी। आगे बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आयनिक कंपाउंड्स। हमने कंपाउंड्स की कैटेगरी अब क्रिएट करी है, कंपाउंड्स बने आयनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर कैसे होगा, जिसके पास ज्यादा है वो दे देगा, जिसके पास कम है वो ले लेगा। इस वजह से किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और किसी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो ज्यादा ले लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, वो आपका एक एनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन टेकर। और जिसने दे दिए उसके पास कमी हो गई, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो गया, तो वो कैटायन बन गया जो आपका गिवर है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो आपके कैटायन एंड एनायन है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो अट्रैक्शन की वजह से कंपाउंड बनेगा वो आपका आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से आपके ये इस तरीके के आयनिक कंपाउंड जो है वो बन सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पहला हमने जो एग्जांपल स्टडी करना है वो है सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल। अब सोडियम क्लोराइड किस तरीके से बन सकता है, हमें पता है सोडियम आपका प्रेजेंट होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। आप इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये बनेगी 2 8 एंड 1। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका Z होता है इसका 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 7। अब यहाँ देखिए, देखने से पता लग रहा है इसे एक की जरूरत है और इसके पास ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको एक मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे करेगा, आपका सोडियम
सोडियम के हमने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा एक क्लोरीन के पास जिसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से 6 और ये हो गया 7। अब कितने की कमी है? 1 की कमी है। ये इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। और यहाँ जो क्लोरीन है उसके पास अब आ गया 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसके पहले 6 बनाइए जो इसके पास थे और 1 जो इसने लिया। अब क्योंकि इसने 1 लिया तो इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया आपका NaCl। फाइन, तो इस तरीके से आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन शो की जाती है। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड की बात करी। फिर आता है मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आप कैसे शो करेंगे? मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 282। क्लोरीन 17 नंबर पे होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। ठीक है, अब जो 287 है, अब देखिए देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है बट लेने वाला एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और क्लोरीन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन्स प्रेजेंट होंगे, तो एक क्लोरीन एक लेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा लेगा। ठीक है, इसको बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इसमें क्लोरीन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। अब सबके पास पूरे हो गए, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। Mg ने 2 का लॉस किया इसलिए Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्लोरीन जो है उसने 1 का गेन किया, एक क्लोरीन की अभी बात कर रही हूं, इस क्लोरीन ने 1 का गेन किया तो इस तरीके से बन गया। ऐसे कितने क्लोरीन यहाँ पे दिख रहे हैं? ऐसे 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो ये इसके यहाँ पे नीचे 2 लगाया जाएगा, ऊपर चार्ज पे 2 नहीं लगाया जाएगा। चार्ज 1 माइनस होगा क्योंकि इसने 1 माइनस का चार्ज गेन किया एक क्लोरीन ने। और ऐसे कितने क्लोरीन है? ऐसे 2 क्लोरीन है। तो ये फॉर्मूला बन गया MgCl2। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम अगेन 12 नंबर पे आएगी, फ्लोरीन आपकी 9 नंबर पे आएगी, 282 यहाँ पे आएगा 2 एंड 7। ठीक है, अगेन देखिए लेने के लिए तो एक है बट यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितनी फ्लोरीन होंगी? यहाँ पे भी 2 फ्लोरीन्स होंगी, तो एक इसे देगा और एक इसे देगा। कैसे शो करेंगे? मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन बनाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। इस तरीके से ये बन गई एक फ्लोरीन, ये बन गई दूसरी फ्लोरीन, 7, ये इसे एक देगा, इसका ऑक्टेट पूरा, ये इसे एक देगा, इसका ऑक्टेट पूरा। अब क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो Mg2 पॉजिटिव, और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 खुद के थे, एक इसने ले लिया था और ये F नेगेटिव बन गया। ऐसे कितनी फ्लोरीन है? ऐसे 2 फ्लोरीन है, इसलिए ये बनेगा MgF2। ओके, ये क्वेश्चंस में ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए एंड तक देखिएगा। 5 में आपके साथ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम अगेन 20 नंबर पे आता है। 20 नंबर मतलब 2882, और ऑक्साइड ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है, तो ये बनता है 2 एंड 6। ठीक है, तो कैल्शियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास है 6, 1 2 3 4 5 6। कितने की रिक्वायरमेंट है? यस, 2 की रिक्वायरमेंट है 8 बनाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? Ca का 2 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6, और 2 इसने इससे ले लिए। अगर अब इसने 2 ले लिए हैं तो चार्ज आएगा 2 नेगेटिव, तो ये बन जाएगा CaO का स्ट्रक्चर। फाइन, एक लास्ट और देख लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम आपका K 19 नंबर पे ही आता है, 2889। ऑक्साइड 8 नंबर पे आता है, तो 2 एंड 6। फिर पोटेशियम के पास 288 एंड 1, आउटर मोस्ट में 1, तो इसके पास ये 1 हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 हो गए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए इसे 2 चाहिए, अगर इसे 2 चाहिए तो इसका मतलब पोटेशियम को 2 होना पड़ेगा, तो एक और पोटेशियम आएगा, ये एक देगा, ये एक देगा। अब बनेगा K का पॉजिटिव, एक K के बारे में बताना है, बट ऐसे कितने K एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऐसे 2 K एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 2 नीचे आएगा। देन योर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया, इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव का आएगा, तो ये आपका K2O का स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है,
अब इसमें बहुत ध्यान से चार्ज ऊपर जाता है, जितना ले रहा है या जितना दे रहा है वो चार्ज ऊपर लिखा जाता है। वो फॉर्मूला जब बनता है उसमें नहीं इंक्लूड होता, बट कितने एटम्स यूज हुए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो नीचे नंबर लिखा जाता है और वो फॉर्मूला में इंक्लूड होता है। इस 2 के बारे में बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक जो है, ये बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक है। आयनिक कंपाउंड्स की लास्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि चार्जेस से बनी है। चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या फिजिकल स्टेट देते हैं? सॉलिड स्टेट देते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। ब्रिटल होते हैं, मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अगेन क्योंकि फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्वेंट्स जैसे कि कैरोसिन एंड पेट्रोल में। ये सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है क्योंकि पोलर, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से बने हैं तो ये पोलर है, तो पोलर पोलर में ही घुलेगा और वाटर पोलर होता है, तो इस वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उस समय स्ट्रक्चर रिजिड है, बट जब ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में होते हैं तो इनके चार्जेस फ्री हो जाते हैं और उस केस के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका, अब इसका एक और पार्ट है, दैट इज मेटलर्जी का जो कॉन्सेप्ट है कि ये मेटल्स को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस कॉन्सेप्ट को उस वीडियो से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इसके अंदर हमने जितने रिएक्शंस पढ़े हैं मैं उसको अटैच कर दूंगी, आप उसको फाइंड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम पे जाके, so that you are aware of all the reactions. That was all. Any doubt you can just comment in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.